Okay, good morning students. So today I'm going to continue from the exercise discussion where we have left. So we are on question number 6. Okay. So question number 6 is a compound such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. So in this question we have to prove that कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे आपके पास अल्कोहल ग्लूकोज कौन से होते हैं. अल्कोहल ग्लूकोज फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहो तो अभी आप आगे के जो आपके चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है जिसमें कार्बन एंड कंपाउंड जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि अल्कोहल और ग्लूकोज क्या होता है. ठीक है ना. अभी मैं आपके लिए बता देता हूँ. ये होता है C2H5OH एक आपका अल्कोहल है जिसका नाम है इथेनॉल. ठीक है ना. तो ये क्या है क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि अगर C2H5OH को ब्रेक करें तो इसमें क्या H प्लस आयन निकलेगा या नहीं, येस और नो. ठीक है ना. ये पूछ रखा है. ऐसे ही ग्लूकोज भी ऐसे ही है C12H22O11. ठीक है ना. इसमें भी क्या H प्लस आयन अलग से निकलता है या नहीं ये पूछा गया है. ठीक है ना. तो इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है. चाहे आप कोई अल्कोहल ले लो या फिर कोई एक आप क्या लोगे ग्लूकोज दैट मीन्स शुगर ले लो, शुगर सिरप ले लो. ठीक है ना. और उसके साथ ही एक्टिविटी करनी है आपको शुगर सिरप या इसके साथ. ठीक है ना. तो देखते हैं एक्टिविटी क्या है. मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ठीक है ना. तो आपको क्या करना है, बीकर लेना है. ठीक है ना. बीकर ले लेंगे. ठीक है. इस बीकर में एक यहाँ पर कॉर्क को उल्टा करके रख देते हैं. ठीक है ना. कॉर्क इसलिए ताकि आप इलेक्ट्रोड्स लगा सको इजीली. ठीक है ना. ताकि हम इलेक्ट्रोड्स इजीली लगा सकें. तो एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ लगाया. ठीक है ना. और दूसरा इलेक्ट्रोड ये लगाया. ठीक है ना. दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लगाए. ठीक है ना. नाउ व्हाट विल डू इज विल कनेक्ट इट थ्रू अ बैटरी. ठीक है ना. बैटरी से कनेक्ट करेंगे ऐसे करके. बैटरी से कनेक्ट कर लिया. उसके बाद बीच में एक की लगा दी. ठीक है ना. एक की लगा दी और एक क्या लगा दिया यहाँ पर, बल्ब लगाया. ठीक है ना. और ये वाला एंड फिर इससे ज्वाइन कर दिया. ठीक है ना. जैसे ही आप की को ऑन करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो हो रही है, यस और नो. ठीक है. यहाँ पर क्या भरा हुआ है, इसमें सोल्यूशन किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का सोल्यूशन है, सोल्यूशन किस चीज़ का है इसमें, आइदर C2H5OH और C6H22O11. ठीक है ना. दोनों केसेस में क्या होगा. ठीक है ना. तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं किसके बनाए हैं हमने, ये हमने किसके बनाए हैं, नील्स के बनाए हैं. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट 2 नील्स इन कॉर्क. दिस इज अ कॉर्क. ठीक है ना. दिस इज अ बीकर. ठीक है ना. ये नील के बने हैं. ये दीज आर इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ नील्स. ठीक है ना. यहाँ बल्ब है, ये बैटरी है, ये बैटरी हो गई, ये की हो गई, ये बल्ब हो गया. ठीक है ना. ऐसे करके बना लीजिए. ठीक है ना. क्या करना क्या है, जैसे आप ये ऐसे बनाओगे तो बट यू विल सी दैट जैसे हमने स्विच को ऑन किया ना, हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है. हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है. ठीक है ना. चाहे आप कनेक्शन को ऑन करो चाहे ऑफ करो. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों नेल्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था. क्यों नहीं था बेटा इन दोनों के नेल्स के बीच में कनेक्शन, क्योंकि जब आपने इसके अक्रॉस क्या कहते हैं का वोल्टेज लगाई एक, तो उस यहाँ जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा था उस करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ पर कोई पैसेज नहीं था. क्यों नहीं था पैसेज, क्योंकि इसके पास कोई भी नो आयंस आर देयर. जैसे ही आप इसमें ये वाला इन दोनों के अलावा हटा के NaCl डालोगे वाटर में, NaCl प्लस वाटर डालोगे तो क्या होगा, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आपका बल्ब जल जाएगा. क्यों, क्योंकि जब NaCl को वाटर में डालोगे तो आपके पास सोडियम और क्लोरीन के आपके क्या आ जाएंगे, आयंस आएंगे जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करते हैं. ठीक है ना. तो दिस प्रूव्स दैट, या फिर आप NaCl की जगह इसमें HCl डाल लो. ठीक है ना. HCl एक एसिड है तो इसके पास भी आयंस होंगे H प्लस और Cl नेगेटिव के.
ये भी हेल्प करते हैं आपको बल्ब को ग्लो करने में। तो जब जैसे ही आपने HCl डाला तो आपका बल्ब ग्लो करने लग गया, लेकिन जब तक आपने NaCl डाला था तब तक आपका बल्ब ग्लो नहीं, जब तक आपने C2H5OH डाला तो आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, ना ही आपका शुगर सिरप में ग्लो कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज देयर वर नो आयंस। दिस प्रूव्स दैट C2H5OH दैट इज अल्कोहल, यानी अल्कोहल और ग्लूकोज doesn't, alcohol and glucose doesn't dissociate in water, ठीक है ना। ये जब इसमें डालते हैं तो इसके आयंस डिसोसिएट नहीं होते। अगर ये आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे तो ये एसिडिक नेचर नहीं करेंगे शो, ठीक है ना। दे वोंट शो एसिडिक नेचर, ठीक है ना। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले आप ये जो हमने बनाया ये जो हमने एक्टिविटी करने के लिए जो भी हमने प्रोसेस के लिए हमने ये क्या कहते हैं एक बीकर यहाँ में एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसको देखेंगे कैसे बनाना है, ठीक है ना। इसका फिगर देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी विल टेक अ बीकर, ठीक है ना, फिल इट विथ alcohol or sugar solution. First thing is this. Second, insert 2 nails in a wooden cork or rubber cork, ठीक है ना, and place them inside the beaker as shown in the figure, ठीक है ना। ऐसे फिगर में जैसे उल्टा करके रखा हुआ ऐसे रखना है, ठीक है ना। Now connect these 2 nails through a battery, a key and a bulb to the other electrode as shown in figure, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, ठीक है ना। नाउ स्विच ऑन द की, नाउ स्विच ऑन द की। नाउ जैसे आपने स्विच ऑन द की लिख लिया बेटा आपने, इसके बाद लिखो यू विल ऑब्जर्व या वी ऑब्जर्व्ड दैट बल्ब डजंट ग्लो डिस्पाइट ऑफ कनेक्शन वॉज मेड बाय स्विचिंग ऑन द स्विच, ठीक है ना। हमारा बल्ब ग्लो नहीं करा, ठीक है ना। आफ्टर दैट रिमूव C2 अल्कोहल और ग्लूकोज सॉल्यूशन फ्रॉम द बीकर एंड पोर अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इंस्टेड ऑफ देम, ठीक है ना। एज वी पोर द सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड स्विच द की ऑन, वी विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब विल ग्लो। बाय दिस एक्टिविटी we determine that we come to an observation, our observation come to a conclusion, our observation by this activity observation come to a conclusion of that does acid have the ions like ions of H plus and a negative ion that helps them to flow the electricity through them, but the solutions like alcohol and glucose doesn't dissociate in water, so they won't show any kind of acidic nature and they do not conduct electricity, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया बेटा, इतना आप लिखेंगे, ठीक है ना। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज अ डिस्टिल्ड वाटर not conduct electricity whereas rainwater does in the solution? As we know, water itself अगर हम distilled water लेंगे इसमें कोई impurity नहीं है, water itself doesn't conduct electricity. क्यों electricity, ठीक है ना। water doesn't conduct electricity. Why? Because it doesn't have any आयनिक कंपाउंड इन इट, ठीक है ना, कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग इज रेन वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ मोर कंपोनेंट्स अदर देन वाटर इन इट, ठीक है ना। रेन वाटर के पास क्या हो सकता है, रेन वाटर के पास कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं, मे बी लिटिल बिट एसिड कैन ऑल्सो बी देयर, जैसे हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एसिड रेन में क्या होता है आपके पास, एसिड रेन में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होता है, ठीक है ना। तो रेन वाटर इज डिजॉल्व विद एसिडिक गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इन एयर दैट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड,
ठीक है ना, ऐसे एसिड बना लेता है, which can dissociate and have ions in them, and those ions help that rainwater to conduct electricity. That is why rainwater conduct electricity and simple distilled water doesn't. ठीक है ना, तो ये आपने आंसर लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 का देखिए बेटा, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में पूछा गया व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्यों नहीं करते बेटा? मैंने आपको बताया था ड्राई HCl गैस जो होती है, ड्राई HCl गैस जो होती है वो लिटमस पेपर के कोई इफेक्ट नहीं शो करती। नो इफेक्ट इज शोन। ठीक है ना, लिटमस पेपर पे ड्राई HCl गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वाटर ही नहीं होगा, HCl जब पानी में जाता है, जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तभी ये H+ और Cl नेगेटिव आयंस में टूटता है, और एल्स ये ऐसे नहीं टूटता। ठीक है ना, और जब तक H+ आयन नहीं आएंगे pH पेपर या लिटमस पेपर doesn't observe any H+ आयन। ठीक है ना, तो जो लिटमस पेपर होता है वो हमारा H+ आयन को सिर्फ ऑब्जर्व कर पाता है। ठीक है ना, तो H+ आयन आएगा ही नहीं, तो लिटमस पेपर या pH पेपर जो भी होगा आपका वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। इंडिकेटर कैन नॉट शो द इफेक्ट एंड वी कैन नॉट सी एनी एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन होना जरूरी होता है। तो हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन आपके पास नहीं है, इसकी वजह से जो आपका एसिड है वो हम उसमें से कोई भी उसका एसिडिक बिहेवियर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो आप लिख लोगे आराम से, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ द एसिड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देयरफॉर विदाउट वाटर एसिडिक नेचर can't be seen in acids। ठीक है ना, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, 9th क्वेश्चन कहता है 5 सॉल्यूशन ABCD वर टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोइंग pH ऑफ 4। pH कितना है बेटा? 4, 11, 4, 1 भी है, 4, 1, 11, 7 एंड 9। these are the 5 pH। तो इसमें से कौन सा pH है सीधे बताएंगे। मैं बताना शुरू करता हूँ। ठीक है ना, आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले देखो 1, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसका नंबर सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये। ठीक है ना, तो इसका स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है ना, ये स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है ना, ये वीकली एसिडिक होगा, इसको आप वीकली एसिडिक लिख लो, वीकली एसिडिक। ठीक है ना, जितना 7 के पास आते जाएगा उतना वीकली एसिड हो जाएगा। 7 पे क्या होता है बेटा? 7 पे होता है न्यूट्रल। ठीक है ना, 7 से जैसे बढ़ेगा तो क्या बनेगा? वीक बेस। और जब बहुत ज़्यादा चलेगा तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, तो बेसिक की जगह आप यहाँ पर एल्कलाइन लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे न्यूट्रल इज 7 इज न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इज 11, स्ट्रॉन्गली एसिडिक इज 1, वीकली एसिडिक इज 4, वीकली एल्कलाइन इज 9। ठीक है ना, तो बहुत इजी है इसको लिखना। नेक्स्ट इज इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B। ठीक है ना, आपके पास एक एक्टिविटी उन्होंने बोल रखी है, आपको इक्वल लेंथ ऑफ रिबन्स लेनी है टेस्ट ट्यूब A और B में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, उसके बाद क्या किया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब A, while एसिडिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब B। ठीक है ना, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, एक में 2 आपने टेस्ट ट्यूब ली, एक में मार्क करा A, एक में मार्क करा B। ठीक है ना, इसमें HCl डाला और इसमें CH3COOH एसिडिक एसिड डाला। ठीक है ना, और इसमें और क्या डला हुआ है? मैग्नीशियम की रिबन्स डली हुई है। ठीक है ना, इक्वल लेंथ। ठीक है ना, इक्वल लेंथ मैग्नीशियम रिबन्स आर डिप्ड इन दिस। ठीक है ना, तो अब इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ एसिड आर सेम। ठीक है ना, अमाउंट भी सेम था एसिड का और कंसंट्रेशन भी सेम थी एसिड की। अब इन विच टेस्ट विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली। मैंने इसका अमाउंट भी सेम लिया था, कंसंट्रेशन भी सेम लिया था। ठीक है ना, जो एसिड का अमाउंट लिया, मान लो आपने कितना लिया है? 20 ml एसिड लिया है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन कितना लिया है? कंसंट्रेशन इसका भी pH कितना लिया है? इसका भी pH 3 ले लिया और इसका भी pH, इसका pH 4 ले लिया और इसका भी pH 4 ले लिया। ठीक है ना, 4 pH के दोनों ले लिए। अब इस समय पे
क्या होगा, किसकी फिजिंग, किस में फिजीनेस या जो बबल्स होंगे वो जल्दी आएंगे, मतलब किस में रिएक्शन फास्ट होगा। तो हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और CH3COOH जो एसिडिक एसिड है वो कैसा है बेटा, वीक एसिड, आपको पता है, दिस इज द ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना, ये वीक एसिड है। तो being strong acid, the hydrochloric acid solution contains much greater amount of hydrogen ions in it, due to which the fizzy will occur vigorously more in test tube A, ठीक है ना। तो क्योंकि ये ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस वजह से यहाँ पर जो फिजिंग होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ये मैंने बोला है, तो ये आप लिख लेना जो मैंने बोला था, दोबारा से रिपीट करके वीडियो को, ठीक है ना, कि HCl जो है, HCl वाले में ज़्यादा फिजिंग आएगी क्योंकि वो ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा है। द फिजिंग इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो फिजिंग इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड और मैग्नीशियम मेटल, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम मेटल के ऊपर जो भी एसिड का रिएक्शन है उसकी वजह से हो रहा है, तो इसमें रिएक्शन क्या हो रही होगी, Mg + HCl गिविंग MgCl2 + H2 गैस, ठीक है ना। ऐसे ही Mg + CH3COOH gives CH3COOMg + H2, ठीक है। This is how the correct your reaction will occur, और इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें कम होगी क्योंकि ये वीक एसिड है, ठीक है ना बेटा, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6, ठीक है ना, एक नया एकदम मिल्क निकालते हैं, फ्रेश मिल्क होता है, उसका pH कितना होता है बेटा, 6। तो क्वेश्चन ये देख लेते हैं, फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6, ठीक है ना, इसके पास pH कितना है बेटा, pH is 6, ठीक है ना। हाउ विल यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है ना। सबसे पहले कर्ड में क्या होता है बेटा, कर्ड में क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड होता है, कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। और उसमें क्या, कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो अगर प्योर मिल्क का जो था, मिल्क जिसमें कोई एसिड नहीं मिला होता, उसका pH कितना था, 6 था, तो एसिड का pH क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। वी नो कि एसिड का pH जो होता है वो एसिडिक pH यानी कि और कम, ठीक है ना। तो द pH will reduce as milk is converted into the curd because amount of lactic acid inside the milk increases, ठीक है ना। तो आप लिखोगे इसमें fresh milk is turned into the curd due to the production of lactic acid inside it. Lactic acid reduces the pH of the milk as it is acidic in nature. समझ में आ गया बेटा, इतना लिखेंगे। Now question number 11, we'll see question number 11. Question number 11 क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं। Question number 11 says a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk, ठीक है ना। तो मिल्कमैन क्या करता है, बहुत छोटे से बहुत कम अमाउंट का बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में डालता है। Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a long time to set as curd, ठीक है ना। दो क्वेश्चन पूछे गए। तो बेकिंग सोडा सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 इज टर्म्ड एज बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है इसे, बेकिंग सोडा बोला जाता है। इसको जब आप वाटर में मिलाओगे तो वाटर का नेचर कैसा होगा, बिकॉज दिस इज एल्कलाइन इन नेचर। मैंने आपको बताया कोई भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। यू ऑलरेडी नो दिस कि कोई भी एल्कलाइन, कोई भी कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्या किया, अब उन्होंने बोला कि जब ये डालेंगे तो क्या होगा, उसका जो pH होगा वो इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि ये कैसा है, बेसिक नेचर का, अल्कलाइन नेचर का, तो pH विल इंक्रीज। तो ऐसा क्यों किया, ही शिफ्टेड द pH ऑफ फ्रेश मिल्क
from 6 to slightly alkaline to prevent milk from getting sour due to the production of lactic acid. ठीक है ना, ऐसा करने से क्या होगा कि वो जब एल्कलाइन नेचर का हो गया, ऑलरेडी आपको पता है कि जब वो कर्ड बनता है तो वो खट्टा सोर हो जाता है, मतलब उसका टेस्ट जो खट्टा होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। आप चाहोगे आपके मिल्क का टेस्ट सोर हो जाए? अगर मिल्क का टेस्ट सोर हो जाएगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब वो ख़राब हो जाता है तो उसका टेस्ट सोर हो जाता है। तो आप चाहोगे कि वो जल्दी ख़राब ना हो, तो उसके लिए उसने क्या किया, उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया। तो बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है, मिल्क जल्दी ख़राब नहीं होता, पहली चीज़ तो ये, ठीक है ना। तो उसने पीएच शिफ्ट इसलिए किया कि वो एकदम जल्दी से उसका दही ना, मतलब उसका जो है एसिडिक नेचर कम हो जाए। सेकेंड इज वाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्गर टाइम टू सेट इज कर्ड? ऐसे मिल्क को ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है कि ऑलरेडी आपको पता है कि वो बेसिक नेचर का है, ठीक है ना। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर, वो मिल्क के अंदर, तो उस समय पे ऑलरेडी जो NaHCO3 उसमें अवेलेबल होगा, जो NaHCO3 अवेलेबल होगा, पहले जो लैक्टिक एसिड है वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको पहले न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है ना। तो एसिड जो है वो पहले क्या करेगा, हल्के हल्के जो पहले का बेस है उसके इफेक्ट को ख़त्म करेगा और पहले उसके पीएच को न्यूट्रल पे लेके आएगा, फिर उसके बाद वो और एसिडिक की तरफ जाएगा और तब जाके आपका वो कर्ड बनेगा, ठीक है ना, जब और कम हो जाएगा। तो मतलब स्टार्टिंग का जो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ मिल्क के अंदर, वो किस लिए यूज़ हो गया, वो NaHC को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ हो गया। दैट्स वाई जो मिल्क जो ये वाला है क्या ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका कर्ड बनाने में। तो ऐसे लिख लो आप, दिस मिल्क टेक्स लॉन्ग टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड here first neutralizes the pH and the pH is reduced to turn milk into the curd, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, देखते हैं बेटा इसके बारे में। 13 क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, 13 क्वेश्चन में हमें कहा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2। हमने देखा इसके जो मॉलिक्यूल है उसमें जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो कितना है, बहुत कम है, हाफ H2 के बराबर है, ठीक है ना। तो हमने देखा, और अगर इसमें थोड़ा सा भी मैं अगर वाटर मिला दूंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा भी वाटर मिला दूंगा तो क्या होगा, इट विल बिकम CaSO4 डॉट 2H2O, और क्या बनाएगा, ये जिप्सम बना देगा। और जिप्सम जो होता है वो क्या होता है, सेटल होके हार्ड हो जाता है, और उसके बाद ऑफ नो यूज़, कोई यूज़ का नहीं बचता, फिर उसके बाद वापस आपको उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट करने के लिए हीट अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वी कीप द प्लास्टर ऑफ पेरिस इन अ मॉइस्चर प्रूफ एरिया, ठीक है ना। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका आंसर लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज मॉइस्चर कैन अफेक्ट द प्लास्टर ऑफ पेरिस by slowing down and setting into the plaster because of hydration, ठीक है ना, because of this hydration this will turn plaster as useless। जैसे जिप्सम बन गया, ये कैसा हो जाएगा बेटा, हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर फ्री एरिया में रखना पड़ता है या कंटेनर में रखना पड़ता है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, गिव 2 एग्जांपल्स। तो बहुत ईजी है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर, when acid reacts with base, it produces salt and water. This is known as neutralization reaction। आप एग्जांपल लिख लो, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O, ठीक है ना। NaOH और HCl की आप रिएक्शन लिख दो तो बनेगा आपके पास NaCl plus H2O, ठीक है ना। और एक और रिएक्शन लिखना चाहते हो तो और एक और रिएक्शन लिख लो, MgOH whole twice plus H2SO4 gives MgSO4 प्लस H2O, ठीक है ना। ओके बेटा, आ रहा होगा ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेसिक सोडा, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा और बेसिक सोडा के यूजेस मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, ठीक है ना। आपको अपने उन्हीं जगह से लिखने हैं ये दोनों के आंसर्स, ठीक है ना। इन दोनों के आंसर्स आपको
वहीं से लिखना है। सारे यूजेस कहाँ से लिखोगे आप, जो मैंने आपको पढ़ाया उस समय। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको मुंह से बोल के बता देता हूँ, ठीक है ना, आप इसको जरूर कर लेना, ठीक है ना। मैं इस पर डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से ये वाला एरिया आपको पढ़ाया है। तो वॉशिंग सोडा के यूजेस है, इट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट थिंग इज, एंड सेकंड थिंग इज इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिकली सॉफ्टनिंग द लॉन्ड्री वाटर, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था कि इट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वी यूज़ वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको लिखना है बेकिंग सोडा की यूजेस। तो बेकिंग सोडा की यूजेस क्या है, बेकिंग सोडा इज यूज एज एंटासिड्स इन मैर्सिडिंग टू रिमूव द एसिडिटी, ठीक है ना। एंटासिड की तरह यूज होता है। सेकेंड इज इट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग कार to so that it can remove the dead bug bodies without damaging the color of the paint, ठीक है ना। तो कार को साफ करने के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे उसमें कोई कीड़े मकोड़े लगे होंगे तो उनकी कीड़े जो भी इंसेक्ट्स होंगे उनकी बॉडी को वो एकदम हटा देता है बिना पेंट को आपके डिस्टर्ब करे, ठीक है ना। तो ये बेकिंग सोडा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक यूज़ है, ठीक है ना। और इट कैन बी यूज एज एंटासिड, तो आपको बताइए गार्डनिंग के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे एज एंटासिड, ठीक है ना। तो हमने देखा कि वॉशिंग सोडा एक तो आपके परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट में तो यूज़ होता ही है वो, ठीक है ना। और बोरेक्स बनाने में भी आपका काम आता है वॉशिंग सोडा। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका जो NCERT की एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। अब आपको नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर मुझे क्लासरूम ऐप पे आपको मुझे जमा करना है अपना वर्क इन अ PDF, ठीक है ना, इन अ PDF। बच्चों को परेशानी हो रही है कि क्लासरूम ऐप क्या है, ये क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, क्लासरूम ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है ना। क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करनी है। अगर क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके पास लिंक नहीं है, एक्चुअली मैंने काफ़ी बार शेयर किया था कि भी अभी भी अगर आपके पास लिंक नहीं है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी कि सर मेरे को लिंक भेज दीजिए, आई विल गिव यू द लिंक फॉर क्लासरूम, ठीक है ना। या फिर आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ क्लासरूम इन योर ग्रुप, ठीक है ना, ताकि आप वहाँ से सीधे ज्वाइन सको। और आपको यहाँ पर जो भी काम जमा करना है वो PDF में करना है। अगर आपको ये वाली क्या कहते हैं यूज़ नहीं करनी आ रही है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो या ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर लिखिए इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो या फिर आप ऐसे लिखिएगा, वहाँ पर लिखिएगा ट्यूटोरियल वीडियो। तो आपको ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है ना। सीधे आप उस ट्यूटोरियल वीडियो को देखेंगे तो वो बताएगा कि कैसे आपको अपलोड करना है। सेकंड थिंग इज़ PDF। आपको PDF बनानी नहीं आती है, कई बच्चों को, जिनको नहीं आती है PDF बनानी, जिनको आती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती है उनके लिए क्या है, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से एक और ऐप डाउनलोड करनी है, एडोब स्कैन नाम की, ठीक है ना। इस ऐप में कुछ नहीं करना होता है आपको। ये ऐप अगर सामने रख के आप फ़ोटो खींचोगे तो सीधे वो फ़ोटो जो होती है वो आपके ऐसे, जैसे आप फ़ोटो खींचते तो साइड में ऐसे दिखाता है फ़ोटो, ऐसे साइड में आती जाएगी और वो उसको अपने हिसाब से जो आपका लिखा हुआ पार्ट है उसको अपने आप क्रॉप कर लेता है वो, ठीक है ना। तो जितनी भी फोटोज़ लाइन से आप खींचते हैं ना, 1 2 3 4 जो भी पेजेस हैं, तो वो आपकी लाइन से PDF में लगते जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे करके पाइलअप होते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐप में आपको जैसे ऐप है, जहाँ आप पिक खींचोगे, यहाँ पाइलअप होते जाएंगे। उसके बाद जब ये सारे के सारे आप फोटो खींच लो, जैसे आप इस जगह पे क्लिक करोगे ये अपने आप ऑटोमेटिकली सबको PDF में कन्वर्ट कर देगा, पूरा PDF बना देगा। और वहाँ से शेयरिंग का ऑप्शन होता है, या तो PDF शेयर कर लो या फिर उसमें सेविंग का ऑप्शन होता है, यू कैन सेव इट इन योर मोबाइल। आपने एक बार मोबाइल में अपनी PDF सेव कर ली, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लासरूम ऐप पे जाना है, वहाँ पर योर वर्क पे क्लिक करना है, जो मैंने तरीका बताया ब्लू कलर का आएगा, उसमें क्लिक करोगे, ऐड वर्क लिखोगे तो ऐड फाइल लिखोगे, जैसे ऐड फाइल करोगे आप इस फाइल को क्लिक करना, ये अपलोड हो जाएगी। अपलोडिंग विल टेक टाइम, ठीक है ना, इट विल टेक अबाउट 5 to 10 मिनट्स। क्यों लगेंगे इतना, क्योंकि आपकी जो PDF फाइल होगी वो बहुत बड़ी होगी। आप फोटोज़ खींचते हो, फोटो 1-2 MB की होती है, उसको अपलोड होने में टाइम लगता है, तो PDF में तो टाइम लगेगा। तो जितना टाइम आपका PDF व्हाट्सएप पे भेजने में लगता है उतना ही टाइम आपका PDF वहाँ अपलोड करने में लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे PDF भेजने में आपका वो कम लग रहा है, ठीक है ना, टाइम कम लग रहा है, उतना टाइम लगता है। बस आपको यही काम करना है, उसको वेट करना है कि वो आराम से अपलोड हो जाए, एंड इट विल अपलोड, योर वर्क विल बी सेव्ड,
ठीक है ना, एंड आई विल मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है ना। आज से आपकी अटेंडेंस जो है वो कैसे मार्क होगी, फॉर गेटिंग योर अटेंडेंस आपको क्या करना है, आज तक की सारी वीडियोस जितनी भी मैंने आपको कराई हूँ सब में आपको प्रेजेंट से लिखना है एक, ठीक है ना। जिस बच्चे का लिखा होगा मैं उसकी अटेंडेंस मार्क करूँगा एक। सेकंड थिंग इज़ आपको वहाँ पर पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वो बंदा सब्सक्राइब नहीं होगा तो मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि आप मेरे स्कूल के बच्चे हो या नहीं हो। तो मेरे स्कूल के बच्चे सारे मेरे उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे एक, और दूसरा आप क्या करेंगे उसमें नीचे कमेंट कर देंगे प्रेजेंट सर, ठीक है ना। मैं आपकी वहाँ से अटेंडेंस लगाऊंगा। थैंक यू।